और सीधे आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर यादव महाकुंभ में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। ये देखिए मंच की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, सीधी तस्वीरें लखनऊ से। यादव महाकुंभ में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी, यादवों को साधने की यहां पर कोशिश। इस कार्यक्रम के जरिए आप देखिए तस्वीरों के जरिए हम आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर में वो संबोधन भी यहां पर करेंगे। एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी यहां पर मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो यादव महाकुंभ लखनऊ में ये कार्यक्रम रखा गया है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री एक बार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं और यादवों को साधने की जो कवायद की जा रही है उसके मद्देनजर ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और इसी कड़ी में ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यादव वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की यहां पर कोशिश बीजेपी की और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बड़ा चेहरा, यादव समाज से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और अब इन्हें ये कमान सौंपी गई है कि यादवों को अपने पक्ष में करना है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इसके पहले भी आजमगढ़ के दौरे पर थे मुख्यमंत्री मोहन यादव, आज लखनऊ के दौरे पर और उससे पहले बिहार का दौरा भी मुख्यमंत्री कर चुके हैं। तो लगातार दौरे किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से। और देखिए ये दौरे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यादव वोट बैंक का भी काफी प्रभावशाली है, काफी प्रभाव रखता है। चुनावी नतीजों में इसका काफी असर देखने को मिलता है और यही वजह है कि बीजेपी यादवों को साधने में जुट गई है। और ये जो कार्यक्रम है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि यहाँ पर मोहन यादव यादवों को संबोधित करेंगे। न सिर्फ यादव को बल्कि ओबीसी को साधने की यहाँ पर कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। यादव महाकुंभ की ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। यादव महाकुंभ में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। यादव समाज ने ये महाकुंभ आयोजित किया है। तो इस महाकुंभ के जरिए तमाम समीकरणों को साधती हुई यहां पर बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि यहां पर आपको कहीं भी बीजेपी का झंडा नजर नहीं आएगा, बीजेपी का चिन्ह नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो काफी महत्वपूर्ण डिप्टी सीएम भी यहां पर शामिल हुए हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चूंकि यादव समाज को रिप्रेजेंट करते हैं और इसीलिए यहां मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हैं। अब से थोड़ी ही देर में जनसभा को भी मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो लखनऊ में यादव महाकुंभ और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी। यादवों को साधने की यहां पर कोशिश, यादव वोट बैंक को लुभाने की यहां पर कोशिश करते हुए बीजेपी और उसी के मद्देनजर ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण। इसकी गूंज सफाई तक जानी चाहिए और मंच पर उपस्थित हम सबके अगवा, हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन, स्वागत है कि इतने खराब मौसम में भी आपने हम लोगों को इतना कीमती समय दिया और हम लोगों के बीच आप उपस्थित हैं। और हम सबके बड़े भाई, सदा संरक्षण देने वाले हम सबके नेता आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आप सभी लोग तालियों की गूंज से स्वागत करिए। आज यादव महाकुंभ के माध्यम से और देश आवाज नहीं आ रही। मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद, ब्रजेश पाठक जिंदाबाद। आप सभी से एक आग्रह है कि हाथ उठाकर जो लोग मेरी बात से सहमत हों वो नारा लगाएंगे। बोलिए श्री कृष्ण जन्म स्थान की, बोलिए श्री कृष्ण जन्म स्थान की, भारत माता की। साथियों, आज आप सभी लोगों को यहाँ एकजुट किया गया है, एकत्रित किया गया है यादव समाज के लिए, जो अभी तक यादव समाज पर लगातार
अत्याचार होते आए हैं और एक नई लकीर खींचने का समय है। क्योंकि आप सभी को पता है, एक परिवार द्वारा लगातार यादव समाज को अपना गुलाम बना के रखा गया है। उनको लगता है कि यादव समाज पर उनका कॉपीराइट है, इसलिए आज यादव महाकुंभ के माध्यम से यह आह्वान करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ही मोहन नाम आता है। हम सबके बीच में आदरणीय मोहन जी मौजूद हैं और प्रभु श्री कृष्ण को भी प्यार से मोहन कहा जाता है। फिर एक बार बोलिए, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। साथियों, बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आज एकत्रित हैं। साथियों, मैं लगातार कहता आया हूँ, मैं बार बार कहता आया हूँ और मुखरता से कहता आया हूँ कि ये जो जिन लोगों ने यादव समाज का ठेका ले रखा है उत्तर प्रदेश में, उन लोगों ने यादव समाज को बर्बाद किया है। आज आप बताइए, 4 बार जिस परिवार में मुख्यमंत्री रहा हो, जिसके पिता मुख्यमंत्री रहे हो 3 बार, जिसका पुत्र मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति अपने पिता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का ना हुआ, वो व्यक्ति यादव समाज से कभी नहीं हो सकता। आज इस बात पर अगर आप लोग सहमत हैं तो हाँ उठाइए, बोलिए मोहन यादव जिंदाबाद। और मैं बार बार कहता आया हूं, ये सैफाइट परिवार, इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में यादवों के अस्तित्व को मिटाने का काम किया है। एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, इन 5 जिलों के अलावा 6वां जिला गिना दीजिए मुझे जहां यादवों का उद्धार हुआ हो। जब सपा की सरकार थी, आपको शायद याद होगा, अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि बाबा जी बुलडोजर लाए थे, भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर लाई है। आप याद रखिएगा, बुलडोजर कौन लाने वाला था उत्तर प्रदेश में सबसे पहले? बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कब शुरू हुई? तो समाजवादी पार्टी सरकार में शुरू हुई। आज हम सबके बीच में आदरणीय रामपाल यादव जी जीवित नहीं है, स्वर्गीय हो चुके हैं। रामपाल यादव जी को नस्तो नाबूद किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लखनऊ के सटे जिले सीतापुर से आते थे, समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको नस्तो नाबूद कर दिया गया था सपा की सरकार में। शायद आप लोग भूल रहे होंगे, अगर याद हो फिर आप उठाइए और एक लाइन में बोलिए, श्री राम और कृष्ण विरोधियों का छोड़ साथ, यादव चलेगा मोहन के साथ। बोलिए, मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। साथियों, उत्तर प्रदेश में यादवों की स्थिति आज मुसलमानों से बदतर होती जा रही है। यादवों को मुसलमान बनाने की राह पे एक परिवार चल रहा है और अपने समाज के कई साथी उसमें बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो आप सभी से आज अपील करता हूं, आप सभी से सहयोग की अपील है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। हम लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, श्री कृष्ण जी के झंडे के नीचे हम सभी को एकजुट होना है। आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में हम सभी को मजबूत होना है, एकजुट होना है। और आज प्रण ले लीजिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें समाजवादी पार्टी को हराना है। यहाँ से ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, यादव महाकुंभ के नेतृत्व में मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग निर्णय ले लीजिए, समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलना चाहिए किसी भी गांव पे, किसी भी ब्लॉक पे, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं खुलना चाहिए। आज हम सब अगर एकजुट हो जाए, आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यादवों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो समाजवादी सरकार में हुआ है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ है। अखिलेश यादव ने सदा समाज को बर्बाद करने का काम किया है। आज भी चले जाइए उनके कार्यालय, उनके आवास पे, वहाँ मुस्लिम प्रथम है, धर्म विरोधी प्रथम है। एक नेता लाए थे वो, जो रामायण में आग लगवाते थे, गीता में आग लगवाते थे। और अखिलेश यादव जी ने जो चाल चली है, ये धीरे धीरे यादवों को मुसलमान बनाने की राह पे ले जाने की चाल है। इसीलिए मैं बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद करूंगा, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों की पार्टी ने यादवों को नेता इस कदर का दिया है, इस स्तर का दिया है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। आज यादवों को एक नेता मिल गया है और सिर्फ यादवों को ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसा नेता मिला है जो श्री कृष्ण जी की जो है झंडे को लेकर पूरे देश में चल रहे हैं। सभी लोग आज हाथ उठा के अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोलिए कि यादव मोहन यादव के साथ जाएगा। आप सभी लोग जहां पे हाथ उठा लीजिए, उठाइए हाथ, सब लोग, जितने लोग मेरे बात से सहमत है हाथ पीछे तक उठा लीजिए और एक लय में बोलिए,
मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। क्या मैं आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करूं कि उत्तर प्रदेश में आज लखनऊ में उनका पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में यादव आज उनके झंडे के नीचे एकजुट होगा। क्या मैं उनको ये विश्वास दिलाऊं? तेज बोलिए, आवाज आए, इतनी तेज बोलो कि आवाज साइफाई में जाकर कोठियां हिल जाए। और तेज, जिसने तुमको वोट बैंक तक सीमित रखा, जिसने आपको मात्र वोट बैंक तक सीमित रख दिया, जिन्होंने आपको गुलाम बना दिया, आज शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज नाम के यादव आगे यादव लगाने में शर्म आने लगा है। याद आता है कि सैफई परिवार ने किस तरह हम लोगों को बर्बाद किया है। इतनी तेज बोलिए, इतनी तेज बोलिए कि यादव चला मोहन के साथ, कि आवाज सैफई और 19 विक्रमादित्य मार्ग तक जानी चाहिए। बोलिए, उत्तर प्रदेश में यादव चला मोहन के साथ। मान लो, मान लो, बुलवाया जाए आदरणीय जी को, बुलवाओ, दोनों हाथ उठाइए पहले सब लोग। और तेज, आवाज नहीं जा रही से भाई, और तेज, मोहन यादव जिंदाबाद। आज आप सब लोग विश्वास दिला दीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बोरिया बिस्तर बंद करके सैफई बेचने का काम हम लोग कर रहे हैं। हाथ उठा के बोलिए, बोलिए। और तेज, हम लोगों को मुसलमान बनाने से बचना है, क्योंकि उनके आवास और उनके कार्यालय पर सिर्फ एक ही मीटिंग होती है, कैसे आज हम घाट को मजबूत करें और मथुरा की शाही ईदगाह को कैसे मजबूत करें। शर्म आनी चाहिए। कृष्ण जन्म स्थान जो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का विषय है, आज तक सैफई परिवार का एक नेता वहां नहीं जा पाया, एक व्यक्ति नहीं जा पाया, सिर्फ इसलिए कहीं उनके आजम चचा न नाराज हो जाए, कहीं उनके ईदगाह वाले चचा नाराज ना हो जाए। यादवों, आप सभी को मुसलमान बनाने से रुकना है, और आप श्री कृष्ण के वंशज हैं। श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना की है, इसलिए आज हम लोग आदरणीय मोहन यादव जी को विश्वास दिलाते हैं कि आज आप लखनऊ में आए हैं, इतना कीमती समय दे रहे हैं, आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद है। और बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, जिन्होंने इतना समय दिया। और ये कार्यक्रम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में जो आयोजित हुआ है, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, संघ की आवश्यकता नहीं, सब लोग खड़े हुए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी को बुला रहा हूँ। मोहन यादव जैसा हो, जरा जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भगवान कृष्ण का जय जयकारा करेंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। मैं उज्जैन से आता हूँ, बाबा महाकाल की धरती से, तो एक बार उनके लिए भी जयकारा बोले जय श्री महाकाल। उत्तर प्रदेश धर्म भूमि, भगवान राम, बाबा विश्वनाथ, हमारे आराध्य गोपाल कृष्ण, ऐसे अलग अलग धामों के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के माध्यम से दुनिया जो सनातन संस्कृति के प्रति सिर झुकाती है, ऐसे प्रदेश में आकर मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जिस आराध्य को लेकर के यहाँ जय जयकार हो रहे हैं, और लोकतंत्र में तो स्वाभाविक रूप से जयकार का भी महत्व है, अपनी स्वतंत्रता की आनंद है। और खास करके मैं अपने इस स्थान उत्तर प्रदेश से आकर के आप सबका हृदय से आभार भी मानता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक जी, आपका भी धन्यवाद। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य राघवेश्वरानंद जी महाराज साहब, आपका प्रणाम। यादव महासभा के उपाध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे मध्य प्रदेश के हमारे जगदीश यादव जी, आपका भी अभिनंदन। बीज विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छे नेता माननीय महेंद्र सिंह यादव जी ग्वालियर, आपका भी अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान कार्यक्रम के संयोजक हमारे युवा नेता मनीष यादव जी, आपका भी वंदन अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें मनीष यादव जी। इस अवसर पर मंच पर विराजमान प्रशांत राव जी, जरा आप तालियां बजाते रहो, मैं नाम बताता हुआ। आनंद जी, राहुल कोठारी जी, राम नरेश जी, अरविंद जी, शेर जंग सिंह जी, अमित यादव जी, आचार्य योगेंद्र मेघावी जी, महाराज जी ने अच्छा मंत्र पढ़ा, विवेक यादव जी। इस अवसर पर हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जन और मेरे अपने सभी स्नेही मित्रजन, स्वजन, उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो नारा ही लगाती, नारे को सार्थक भी करती है। जय यादव, जय माधव। अब ये हमारे नारे में सब कुछ आ जाता है। ये जय जयकार किसी समाज विशेष की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। ये समाज में आने वाली आवाज 5000 साल के उस काले कष्ट वाले समय को याद दिलाती है, जब धर्म की हानि हुई, हाहाकार मच रहा था। ऐसे समय पर एक ऐसे बालक का जन्म होने के पहले से घटाएं, काली घटाएं, जैसे आज पूरा माहौल अलग ढंग से बता रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान कृष्ण का वो जीवन का काल जब उनका अपना जन्म होने वाला है। इंद्र उस समय भी परीक्षा ले रहा था और इंद्र आज भी परीक्षा ले रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं, ना ये उस समय झुके थे, ना ये आज झुके हैं। जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। ये जो हमारा आनंद है, मनीष का जोश समुद्र की लहरों की उफान की तरह आगे आ रहा है। लेकिन मनीष लोग बैठ जाओ, मैं तो खुद आपके साथ ही हूं। हम अपने भावनाओं के जो ज्वार है उसका बचा के रखे, ये ताकत हमको और कम आएगी। अभी हमारी ताकत की जब जरूरत पड़ेगी तब उसका सदुपयोग करेंगे। अभी आज अपने बीच में, मैं आपके बीच में जो आया हूं, तो एक और रिश्ता मेरा उत्तर प्रदेश से भी है। मेरी ससुराल भी, उसके संबंध भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ते हैं। तो एक तरह से तो मैं अपना एक रिश्ता अलग प्रकार से उत्तर प्रदेश से देखता हूं। और मेरे फोरफादर लगभग 400 साल पहले आजमगढ़ से ही गए, तो वो रिश्ता भी है कि मैं अपने घर आया ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इस धरती से विशेष प्रकार का प्रेम भी मेरा है। और काल के प्रभाव में केवल मैं नहीं, हम में से कोई भी निकला हुआ गोपाल, जिसका गोपाल कृष्ण से संबंध आता है, वो अपनी पहचान किसी को बोले बिना बताए उसकी पहचान अपने आप बन जाती है। ये भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी है। और ये तो हम अगर भगवान कृष्ण के जीवन काल से देखें और सीखें तो भी ध्यान में आ जाएगा। एक ऐसा बालक जिसके पैदा होने के पहले, जिनके साथ साथ भाई बहनों को अपने प्राण की कुर्बानी देना पड़े, उनका उत्सर्ग करना पड़े, कितना कठिन होगा ये मैं जो बोल रहा हूं। एक ऐसे बालक जिनके पैदा होने के पहले माँ बाप को जेल जाना पड़े, वसुदेव देवकी महाराज को जेल के अंदर 20 साल निकालना पड़े, कितना कठिन काल होगा। लेकिन और जिनके लिए बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद लोग उसको हवा नहीं लग जाए इस डर के मारे छुपा के रखते हैं, लेकिन जिस बच्चे को पैदा होते उफनती जमुना जी में जाना पड़े, और जो अपनी माँ का, सगी माँ का तो दूध भी नहीं पी सके, इतना कष्ट होगा उसकी माँ को भी
और उस बालक का कितना बड़ा एक तरह से परीक्षा का समय होगा। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे देश और देश को क्या पूरी सनातन संस्कृति, इसी कारण से तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है कि दुनिया की कितनी चुनौतियां हो, कितने ही कष्ट हो, हमारी सनातन संस्कृति ना झुकी है ना झुकेगी। ये हमें इस बात का गर्व है। भगवान राम का जीवन, पूरा का पूरा जीवन मर्यादा के अंदर रहने का है। ये आज भी 17 लाख साल पहले से भगवान राम का प्रादुर्भाव लगभग 17 लाख साल पहले माना गया है। लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ, तो जिनने मर्यादा तोड़ी, उनको मर्यादा सिखाने का काम अगर किसी ने किया है, हमको गर्व है, वो गोपाल कृष्ण भगवान है। जिनने अच्छे अच्छे को ठिकाने लगा दिया, जिनके रोम रोम में धर्म समाया हुआ है, सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो धर्म के अनुसार चलने के लिए मर्यादा में लोगों को रखना जानते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार के भय नहीं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां, बड़ी से बड़ी ताकतें, बड़ी से बड़ी सत्ताएं, जिनके आगे दोनी लगती है, जिनके आगे छोटी लगती है, हमें इस बात का गर्व है। हाँ, हम उस वंश के हैं जहां हम अपने श्री कृष्ण से हमारा संबंध जोड़ते हैं। और आप कल्पना तो करिए कितने प्रकार से भगवान की परीक्षा हुई, लेकिन कोई एक परीक्षा में भगवान कमजोर हुए क्या? 11 साल की उम्र में कंस का नाश कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी समाज के लिए शिक्षा का महत्व क्या है, यह हमको सीखने वाली बात। भगवान आते तो वृंदावन गोकुल से हैं, उनकी उस समय तक शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, लेकिन समाज में आज भी हम सबको इस बात का महत्व रखना है कि हमारे घर में शिक्षा होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान ने सबसे पहले कंस के समापन के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं पकड़ी, लेकिन बगैर कुर्सी पकड़ने के उन्होंने शिक्षा का महत्व बताया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भैया, ये जो आप मेरे को दिखा रहे हो सकता उनको दिखाओ जो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मोम जल रहा है। मेरे आगे 2-4 लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार के मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ, हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। आज के इस अवसर पर जो मैं आपके बीच बात करने आया हूं, मेरे पास तो 2 ही बात है, अपने समाज के स्वजनों से मिलने का सुख भी है, और आपके सामने ये इतना बड़ा आकाश है जिनके माध्यम से हम अपने समाज को वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम निकल करके, कोई बात नहीं, आराम से चलने दो भाई, भगवान कृष्ण की बात जहाँ आएगी वहां थोड़ा उल्टा पुल्टा नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आएगा। बोलो भगवान कृष्ण भगवान की। हमारे अपने वंश में तो ये सामान्य बात है, अगर कुश्ती नहीं हो तो काहेगा यादव, लाठी में दम नहीं हो तो काहेगा यादव। अरे ये वो वंश है जो कालिया नाग के ऊपर भी कालिया नाग को बस में करके नृत्य करते हुए समाज में शांति का पैगाम देता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है, जो कालिया नाग की चुनौती से भी डरता नहीं है, जो इंद्र को चुनौती देता है, इंद्र से कहता है कि तू वर्षा कर ले, कष्ट लिया कितने ला सकता है। लेकिन ऐसे कष्टों के बीच भी सारे ग्वाल बाल सारे समाजजनों को ले जा करके सबके साथ खड़े होकर के जो मन में है वो अपने मन मस्तिष्क से समाज में स्थापित कर देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बदलते दौर में आज के समय में लोकतंत्र में
मैं तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबको भी कि मैं जब आया था तो मुझे लगा था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ ऐसा माना जाता कि समाज का एक ही परिवार ठेकेदार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है समाज किसी का ठेकेदार वाले को व्यवस्था से अपने आप को बाहर लाता है, जिसकी अपनी स्वयं की पहचान है और यह होना भी चाहिए। मुझे इस बात का गर्व है कि आपके यहाँ से निकला हुआ एक किसान परिवार का बेटा जिसने अभाव और कठिनाइयों से पढ़ा, लेकिन अभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं कोई दल विशेष का भी प्रचार करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे, मेरे परिवार वाले इन व्यवस्थाओं को जानते भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे अपनी पार्टी के लोगों ने मुझे उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर 8 साल वो दर्जा दिया राज्य मंत्री का 2003 से 2010 तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। उतने में नहीं रुकी, पार्टी ने फिर एक और बार मौका दिया। 2010 से 2014 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष कैबिनेट का दर्जा देकर के मौका दिया। और मुझे इस बात का गर्व है, मेरी पार्टी तो इतना अच्छा सोचती है। आप तो भाग्यशाली हो, इतनी बड़ी आबादी इतनी संख्या में रहते हो। मेरी विधानसभा में तो अपने स्वजन 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से, लेकिन सारा समाज साथ रहता है। मोदी जी खाली कहते ही नहीं है सबका साथ, खाली बोलते नहीं है, तो वो एक गारंटी भी देते हैं कि मोदी की गारंटी है समाज में केवल 4 ही जातियां रहेगी। और हमने सबने देखा कि जहाँ 500 आबादी नहीं है वहां से मुझे एक बार नहीं 3-3 बार टिकट देकर के अपने समाज का गौरव बढ़ाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और एक इतनी बड़ी बात, अभी मुख्यमंत्री की तो बाद में बात कहूंगा, आमतौर पर जब अपने में से कोई मंत्री बनेगा तो मंत्री को क्या देंगे? खेलकूद मंत्री, कोई ऐसा पशुपालन विभाग, कोई और चीज। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जैसे ही मैं दूसरी बार विधायक बना तो प्रदेश की उच्च शिक्षा विभाग का पूरा प्रभार मुझे दिया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे समाज का गौरव। लगभग 4 साल पहले और उससे आगे बढ़कर मैं तो आपने टीवी में देखा भी होगा, उस लाइन में भी नहीं बैठा था, लगभग आखिरी पंक्ति में बैठा था। और हमारे अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, ऐसे आज से 15 साल पहले ऐसे यादव परिवार को उठा करके बाबूलाल जी गौर को मुख्यमंत्री बनाया था। और ऐसे कैसे इस बार मुझे सीधे सहज बोला, पहली बार तो मैंने भरोसा ही नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने मुख्यमंत्री कोई बनता तो बहुत पैसे वाला होना चाहिए, बहुत सारे विधायक का समर्थन होना चाहिए, बहुत सारे प्रकार के परिवार का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरे अपने परिवार में तो ये कुछ नहीं था। मेरे अपने परिवार से कोई दूसरा विधायक नहीं, मेरे परिवार से कोई सांसद नहीं, मेरे परिवार से कोई मंत्री नहीं, मेरे परिवार के इस पहले राजनीतिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन उठा करके सीधा मुख्यमंत्री का जवाबदारी दी है। मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस बात को लेकर के कई लोगों के पेट दुख रहे हैं, लोग को इतना ऊंचा सोचते हैं, मैं तो सोचता भी नहीं। मुझे तो नाम लेने में भी कष्ट होता, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा संकोच करता हूं, क्योंकि हम जिनकी जय जयकार करते भगवान कृष्ण की, उन्होंने राजनीति को अपने घर में नहीं आने दिया। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, मेरे आने के लिए सभा करके जान करके इस सभा को बिगाड़ने का प्रयास कोई करता है, अपने लोगों को सावधान करने का प्रयास करता। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो अपने लोगों से मिलने आए हैं और निमंत्रण देने आए हैं। भगवान ने जहाँ 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, कोई एक बालक 64 दिन में कैसा निष्णात हो सकता है?
वो एकमात्र है, वो यदुवंशी गोपाल कृष्ण जिनने शिक्षा के मामले में उस समय के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हैं। कितने कम समय में जो ज्ञान अर्जित किया, वो हम सबको ज्ञान से जोड़ता है, शिक्षा से जोड़ता है। उसके माध्यम से हम संदेश में प्रत्येक परिवार में बच्चा हो या बच्ची, उसकी शिक्षा दीक्षा जरूर कराएं, पढ़ाई पे ध्यान दें। जब आप पढ़ लिख के आगे बढ़ते हो तो स्वाभाविक रूप से आज भी ये उदाहरण है, कोई उदाहरण ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में सारी शिक्षा हुई हो। और युद्ध के इतने भीषण माहौल में जब कौरव पांडव के आमने सामने की सेना थी, ऐसी भीषण सेनाओं के कोलाहल के बीच में भी जो युद्ध को रोकने के लिए जो अपने गुरुकुल में सीखा, जिनके मुंह से जो मंत्र निकले, जो शिक्षा निकली, आज भी 5000 साल बाद श्रीमद् गीता जी के लिए कोई विकल्प नहीं है। गीता के शब्द एक 18 अध्याय में जो कहे गए, वो पूरे देश के लिए, और देश तो क्या दुनिया के लिए उससे पवित्र ग्रंथ कोई नहीं हो सकता है जो गोपाल कृष्ण ने अपने मुंह से बोला था। भगवान राम, भगवान कृष्ण जिनकी जय जयकार करते हम बात कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता, आपको तो निमंत्रण दे रहा हूं मैं, आपने सारे सुजाति बंधु, हमारा अपना देश, ये कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मौका मिला है कि हाँ, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। और इस निवासी होने के नाते से आज ये समय आया है कि कोई गरीब परिवार का, कोई यादव परिवार का मुख्यमंत्री बनता है, कोई एक छोटी जाति का देश में प्रधानमंत्री बनता है। किसी प्रकार का व्यक्ति जिसमें योग्यता है उसको मौका मिलता है। आज मध्य प्रदेश में मौका मिला है, ये दूसरी पार्टी को सबक है। अब परिवार से बाहर देखो, कोई भी बन सकता है, किसी के लिए अवसर की कमी नहीं है। अब इस बात को देखने की जरूरत, हमारा मन खोलो, एक परिवार से बाहर आओ, एक परिवार के अंदर दरवाजा बंद करके अगर आप अपने परिवार को बढ़ाओगे तो ये समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब समाज आगे बढ़ा है और जिसको भी मौका मिले, लेकिन एक बात है, परमात्मा जब मौका देता है तो अवसर भी ढूंढता है, सुयोग्य व्यक्ति ढूंढता है। आज इसी कारण से दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है, दुनिया में हाहाकार है, लेकिन दुनिया के सामने भारत को उदाहरण बन के खड़ा है, जिसके कारण से पूरी दुनिया की दृष्टि हमारे देश के प्रति है। पूरे दुनिया की दृष्टि अब अपने प्रदेशों की तरफ देख रही है, जो उत्तर प्रदेश हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, बिहार हो सकता है। आज बड़े बड़े समाज हमारे इस भाव को लगातार जुड़ करके ताकत दे रहे हैं कि हाँ, कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में अपनी बात रखता है, वो किसी वंश का हो, किसी परिवार का हो, उसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। ये प्रश्न उठाने वाले तो भगवान कृष्ण के जीवन काल में भी उनके सामने प्रश्न उठाते थे। भगवान के कष्ट क्या थे, भगवान को कदम कदम पे इन्हीं चुनौतियों से सामना करना पड़ा। लेकिन मुझे आपकी प्रसन्नता है, पूरे जीवन भगवान ने धर्म के मार्ग पे चलते चलते लगातार संदेश दिया, ये समाज धर्म के मार्ग पे चलने वाला समाज है। ये वंश भगवान कृष्ण की जय जयकार वैसे ही नहीं करता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज आपसे मिलने का मौका मिला। आप सबको भी निमंत्रण देता हूँ, मौका पड़े तो मध्य प्रदेश जरूर आना। हम सब मिलकर के भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली में चल करके आनंद मनाएंगे। मेरी सरकार बनी, कुछ निर्णय लिए, और निर्णय लेने में कौन सा निर्णय था, सबसे पहला निर्णय किया हमने कहा हमारे भगवान गोपाल कृष्ण उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए, तो जिस जिस मार्ग से आए होंगे, जो जो लीलाएं हुई है, वो सारे के सारे स्थान तीर्थ के रूप में बदलेंगे। उन सबका स्थान अलग प्रकार से जाना जाएगा। वो भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन होगा। वो रुक्मणी के साथ जो हरण के समय भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, धार के पास अंधेरा, वो तीर्थ बनाएंगे। वो जाना पाओ जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दिया, वो जाना पाओ को तीर्थ बनाएंगे। ऐसे कौन कौन से स्थान हो सकते हैं, प्रत्येक स्थान को तीर्थ में सरकार के माध्यम से बनाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और केवल भगवान कृष्ण के नहीं,
भगवान राम के भी हमको मालूम है अयोध्या में आनंद आया। अब चित्रकूट की तरफ पूरी दुनिया देख रही है और चित्रकूट वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण के पहले भगवान राम, क्योंकि एक तरह से माना गया दोनों अवतारी पुरुष एक ही है, तो भगवान राम ने चित्रकूट में 11 साल का समय गुजारा। चित्रकूट की धरती पर भी मध्य प्रदेश सरकार उसको भी तीर्थ बनाने के लिए एक और थोड़ा उसमें पेश है, क्योंकि चित्रकूट आधा उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में है। तो हमने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के चित्रकूट को भी अलौकिक धाम बनाएगी, उसके लिए भी कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। और केवल चित्रकूट क्यों, आपके भगवान बाल रूप में अपने अयोध्या में पुजाते हैं, तो राजा राम के रूप में ओरछा में उनकी मान्यता है। तो क्या ओरछा, क्या मैयर की माता या कोई सा वो स्थान, प्रत्येक देवस्थान। और इतना ही नहीं, अपने समाजजन जो जो अन्य प्रकार की जातियां भी हैं, कोई बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इस देश में पढ़ना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता, 10 लाख की फीस देना हो, 15 लाख की फीस देना हो, अगर वो अपनी परीक्षा पास कर लेता है, सारा पैसा अपनी सरकार देगी, उसको डॉक्टर बनाने का अधिकार सरकार देगी। और केवल मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर विदेश में भी जाएगा और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, MBA जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे, प्रत्येक क्षेत्र में सरकार उसकी पूरी फीस भरेगी। गरीब बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहिए, ये हमारी सरकार का विचार है। अपने परिवार के बच्चे को भी बनना चाहिए, केवल गरीबी के कारण वो छूटे, ये बात किसी को हजम नहीं होती। खास करके आज के समय में मैं आपके बीच में केवल एक निमंत्रण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। कभी भी आपको मौका मिले, आप यहाँ खुशहाल रहें, आबाद रहें, लेकिन और आने वाले समय में अपने काम धंधे को फैलाना है तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा। और कोई किसी के पेट में दुखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जब भी आप बुलाओगे आपका ही भाई हूँ, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मोहन यादव जी के लिए। अद्भुत तरीके से उन्होंने बोला है, बहुत अद्भुत रहा है कार्यक्रम और 4-5 मिनट का कार्यक्रम में समय और शेष है। थोड़ा सा व्यवस्थाओं में सहयोग कीजिए। आदरणीय मंच पर मोहन यादव जी की गरिमा में उपस्थिति है, उप मुख्यमंत्री हमारे ब्रजेश पाठक जी की गरिमा में उपस्थिति है और मुझे पता है समय की अपनी सीमाएं हैं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसी मत करिए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। अब कुछ जो बातें आदरणीय मोहन जी ने अपनी बात कही है और मुझे जिस चीज़ के लिए इस मंच पर आज हूं, तो कुछ विशेष अगर मैं कह दूं बड़ी हिम्मत के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी की और उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एक बहुत बड़ी बात हिम्मत के साथ कह रहा हूँ, ये फोटोग्राफ हो जाएगी और अगर उस पर आपका समर्थन मिलेगा तो ये मान लिया जाएगा कि आज यादव समाज मोहन जी के साथ में खड़ा है, कृष्ण जी के साथ में खड़ा है। उसके पहले स्वागत हो रहा है, भगवत गीता दी जा रही है और विशेष जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ आप लोग तैयार हैं मैं कुछ कह दूँ इस बात को? बड़ी हिम्मत के साथ कह रहा हूं, आपका साथ मिलेगा। स्वागत के लिए मेरे पास कुछ नाम है, मैं जरा मनीष भैया से कह रहा हूं, कुछ नाम हैं जिनकी घोषणा मुझे करनी है। राजेंद्र यादव जी, प्रधान चंद्रावल, वेद प्रकाश यादव जी, कैलाश यादव जी, ये सारे नाम हमारे साथ में हैं। विवान यादव जी, श्रीराम यादव जी, पवन यादव जी, राकेश यादव जी, शेष यादव जी, शशि यादव जी, अभिषेक यादव जी, संतोष कुमार जी, डॉक्टर पीयूष यादव जी, शैलेश चंद्र यादव जी, सत्यम यादव जी, संतोष यादव जी, अंबुज यादव जी, नरेंद्र संतोष यादव जी, अनुराग यादव जी, अर्पित यादव जी, ब्रजेश यादव जी और इस तरीके की हमारे पास बहुत लंबी सूची है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। और समापन के लिए मैं आदरणीय प्रशांत राव जी को इस मंच पर बुला रहा हूं
और एक विशेष बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आज जो स्थिति है और मुझे सूचना दीजिएगा और हमारे अतिथियों को सूचना दीजिएगा, कवि कह रहा है बात ये बेकार नहीं है, बिन धर्म आपका कोई आधार नहीं है, दुनिया के राजा योगीराज कृष्ण के सिवा यदुवंशियों का कोई भी ठेकेदार नहीं है। तो जरा मैं प्रशांत भैया से निवेदन कर रहा हूँ कि मंच कराएं और थैंक्स। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।